बच्चों हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और उसमें हमने शुरू के टॉपिक देखे थे कि इस चैप्टर में हम बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं कि एटम के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि एटम की स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि एटम्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और एटम की जो है ना वो स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एटम्स के अंदर ऑलमोस्ट जिसका हम कहते हैं कि एलिमेंट जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिसको हम एटम्स कहते हैं। ऐसे ही एटम्स भी आगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। उसमें से मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 3 पार्टिकल ऐसे हैं कि जिनकी एटम्स की प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है या मेजर कंट्रीब्यूशन है। उसमें से हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं बिकॉज एटम की जो ज्यादातर प्रॉपर्टीज है वो इन्हीं 3 पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। तो उन पार्टिकल्स को, ये तो इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स थे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये जो पार्टिकल्स ये कैसे डिस्कवर्ड हुए थे। तो उसमें हमने सबसे पहला देखा था कि हाउ कैथोड रेज, या जिनको हम दूसरा नाम दिया था हमने इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर्ड हुए थे। तो उसमें हमने देखा था कि विलियम क्रूक्स एक साइंटिस्ट था जिसने 1879 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उस एक्सपेरिमेंट में उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और उसके अंदर उसने गैस को लो प्रेशर पे फिल किया और उसके बाद उसने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। तो उसने ऑब्जर्व किया कि शाइनिंग रेज आर प्रोड्यूस और उन शाइनिंग रेज को फिर उसने लेटर ऑन कैथोड रेज का नाम दिया था और फिर उसको इन्हीं रेज को उसने मटेरियल पार्टिकल्स का भी नाम दिया था बिकॉज इन रेज की जो प्रॉपर्टीज थी वो मटेरियल लाइक थी, मैटर की तरह थी। इस वजह से इनको मटेरियल पार्टिकल्स का नाम दिया गया था। तो फिर हमने लेटर ऑन उनकी प्रॉपर्टीज भी स्टडी की थी कि जो कैथोड रेज है इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। उसमें हमने देखा था कि ये जो रेज है नॉर्मली चूंकि इन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो जब इनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं तो ये जो रेज हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड होती हैं। तो ये इस बात की एविडेंस है, ये इस बात का प्रूफ है कि ये जो रेज है दीज रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से फिर हमने देखा था कि अगर इन रेज की पाथ में अगर आप किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को, ओपेक मींस कि अगर ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट पास नहीं कर सकती, अगर उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो ये जो रेज होंगी उस ओपेक ऑब्जेक्ट का आगे शैडो कास्ट करती हैं। इसका मतलब ये है कि दीज आर द शाइनिंग रेज, दीज आर द लाइट पार्टिकल्स। उसके बाद फिर हमने देखा था जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हमने डिस्कस की थी कि नॉर्मली ये जो रेज होती हैं जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जाके कोलाइड करती हैं तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज कर देती है, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा देती है। इसका मतलब यह है कि ये जो रेज है दीज आर एनर्जी पार्टिकल्स, एक तरह से कह सकते हैं कि इनके पास एनर्जी होती है, वो एनर्जी अपनी ट्रांसफर करते हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज हो जाता है। इसी तरीके से फिर हमने देखा था कि ये जो रेज होती है इन पे नेगेटिव चार्ज होता है और उस चार्ज की वैल्यू जो होती है -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होती है। और इसी तरीके से हमने इसका मैथ देखा था कि ये जो रेज है इनका मैथ ऑलमोस्ट 1/18 टाइम्स द मैथ ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। फिर उसके बाद फिर हमने इसको लेटर ऑन फिर इन्हीं रेज को हमने कहा था कि ये रेज जो होती हैं ये इनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था कि जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था कि जिसने इन रेज की E/m वैल्यू फाइंड की और फिर उसने ये ऑब्जर्व किया कि E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये जो नेगेटिव रेज थी इनकी बिल्कुल सेम आ रही थी। तो जिसके बाद ये फाइनली रिजल्ट कंक्लूड किया गया कि ये जो रेज है बेसिकली दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि विलियम क्रूक्स ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसने किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को या कैथोड रेज को डिस्कवर किया था। अब सेम एक्सपेरिमेंट हम आज पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सेम एक्सपेरिमेंट डन बाय द साइंटिस्ट नेम वाज गोल्डस्टाइन। Goldstein was another scientist who performed same experiment. उसने भी सेम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो कि विलियम क्रूक्स ने किया था और उसने ये जो एक्सपेरिमेंट था दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन इन 1886। 1886 के अंदर उसने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बिल्कुल जो कि विलियम क्रूक्स ने किया था। तो उसने क्या किया कि ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब, उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके अंदर उसने 2 इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड किए। वन इज द एनोड और लास्ट में भी बच्चों आपको बताया था जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा उसने यूज किया था परफोरेटेड। परफोरेटेड मीन्स होता है कि जो उसने कैथोड यूज किया था उसके अंदर होल्स थे। परफोरेटेड का मतलब होता है कि एनी सब्सटेंस विच हैविंग होल्स, यानी उसके अंदर होल्स थे
परफोरेटेड मींस होता है होल्स। तो उसने जो कैथोड यूज किया दैट इज परफोरेटेड मींस उसके अंदर होल्स थे। तो उस और कैथोड के ऊपर जो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरीके से उसने क्या किया कि एक कोई भी गैस ली और उसने इस गैस को इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल किया एट लो प्रेशर के ऊपर। अब अच्छा इंपॉर्टेंट बात बता दूं यहाँ पे कि हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर को क्यों मेंटेन करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इमिट होंगे या शाइनिंग रेज जब प्रोड्यूस होंगी तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर ज्यादा होने का इफेक्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका इसमें कहता हूं कि हमारे पास एक ये कंटेनर है कि जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो अब अगर आप बात करते हैं ये एक जनरल सी एग्जांपल ले लें तो यहां पे आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस किसी भी कंटेनर के अंदर। अब मैं इसकी दो कंडीशंस आप देखते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि इस गैस पे हम कहते हैं कि प्रेशर हमने लो यानी इस पे कम फोर्स एक्सर्ट की हुई है तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर फार अपार्ट, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, जब यहां से जो इलेक्ट्रॉन या जो शाइनिंग रेज प्रोड्यूस होंगी तो उन रेज को क्या होगा, पाथ मिलेगा, उनको स्पेस मिलेगी ताकि इन स्पेसेस में से वो पास करें और वो आगे कैथोड की सरफेस से पहुंचे या रीच करें जहां पे उनकी आइडेंटिफिकेशन या उनको हम स्टडी कर सकते हैं। इन अदर केस अगर इस पे प्रेशर आपने ज्यादा बढ़ा दिया तो इस दैट केस क्या होगा कि जो यही जो आपके पास कंटेनर है अब इस केस में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर क्लोज टुगेदर। अब उनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी मीन जब आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो अब क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दे आर क्लोज टुगेदर। जब मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर होंगे तो इन दैट केस जो आपके पास शाइनिंग रेज प्रोड्यूस होगी वो इन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे, उनको पाथ नहीं मिलेगा तो वो क्या होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, स्कैटर हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप उनको इजीली स्टडी नहीं कर सकते, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए जो गैस का इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है वो लो मेंटेन किया जाता है ताकि गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा डेंस ना हो, दे आर फार अपार्ट, ताकि जो शाइनिंग रेज प्रोड्यूस हो रही है या जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही है उनको पाथ मिले ताकि वो ट्रेवल कर सके टुवर्ड्स द कैथोड वेयर दे कैन बी स्टडीड इजीली। इन अदरवाइज अगर गैस पे प्रेशर आपने ज्यादा रखा तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे जिसकी वजह से वो जो शाइनिंग रेज प्रोड्यूस होंगे दे डोंट गेट द पाथ एंड दे विल कोलाइड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एंड दे विल scattered in different directions and as a result of this these rays do not reach at the surface of the cathode. So this is the reason why कि why हम जो है ना इसके अंदर जो है ना वो लो प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो सेम तरह का एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टाइन ने भी परफॉर्म किया। उसने क्या किया था कि डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके अंदर उसने गैस को फिल किया लो प्रेशर के ऊपर और आफ्टर दैट उसने क्या किया कि इन इलेक्ट्रोड्स को जो एनोड और कैथोड है दीज आर द सोर्स ऑफ इन दोनों को उसने कनेक्ट कर दिया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो जब उसने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो ही ऑब्जर्व दैट कि इन एडिशन टू कैथोड रेज जिनको हमने शाइनिंग रेज का नाम दिया था कि शाइनिंग रेज के साथ अदर रेज आर आल्सो प्रोड्यूस और वो जो रेज थी दीज रेज आर ट्रेवल ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। यानी अगर कैथोड रेज जो हमने देखा था लास्ट टाइम नेगेटिव रेज होती हैं, ये अगर एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी तो जो दूसरी रेज प्रोड्यूस हो रही थी इन एडिशन टू दीज रेज वो जो रेज थी दीज रेज आर ट्रेवल टुवर्ड द कैथोड। यानी ये जो रेज थी ये कैथोड की तरफ मूव कर रही थी और इन रेज को क्योंकि ये कैथोड की तरफ मूव कर रही थी तो इसका मतलब ये था कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हमेशा ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चूंकि ये कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी हमें पता है कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब यह है कि जो नेगेटिव पोल होता है या नेगेटिव जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब यह था क्योंकि ये जो रेज थी ये नेगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, उनकी तरफ ट्रेवल कर रही थी। इसका मतलब यह था कि दीज रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, इन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये जो रेज थी दीज रेज आर ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। यानी कि कैथोड रेज अगर एनोड की तरफ मूव कर रही थी तो ये जो रेज थी दीज रेज आर मूव टुवर्ड द कैथोड और ये कैथोड की तरफ मूव कर रही थी और इन रेज को गोल्डस्टाइन ने पॉजिटिव रेज का नाम दिया बिकॉज इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, इनकी कैथोड की तरफ ट्रेवल करने की वजह से दीज रेज आर नोन एज पॉजिटिव रेज। उसके बाद उसने ये किया था, उसने जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था उसके अंदर उसने जो कैथोड यूज किया था उसमें उसने हैलो या जिसको आप कह सकते हैं परफोरेटेड उसने कैथोड यूज किया था जिसके अंदर होल्स थे। उसने इसलिए यूज किया ताकि ये जो पॉजिटिव रेज है इस
कैथोड में से इस हेलो स्पेसिस के अंदर से पास करें, और ताकि यहाँ पे एक साइड पे इनको सारे पॉजिटिव रेज को पास करवा के यहाँ पे फिर इन पॉजिटिव रेज को, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सके। यानी इसने हेलो कैथोड या परफोरेटेड कैथोड इसलिए यूज किया ताकि इन पॉजिटिव रेज को यहां से पास किया जाए और एक साइड पे यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज को जाके इसको डिटेल से फिर स्टडी किया जाए। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था गोल्डस्टाइन ने। यहां मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किए जो सर्कल के साथ पॉजिटिव साइन है, दीज आर द पॉजिटिव रेज, और ये जो नेगेटिव साइन है ये कैथोड रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने ऊपर लिखा कि पॉजिटिव रेज जो है वो राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और जो नेगेटिव जिसको हम कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, दीज आर ट्रेवल टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस तरीके से पॉजिटिव रेज को डिस्कवर किया गया बाय द गोल्डस्टाइन। यानी मैं दोबारा समराइज कर रहा हूं कि गोल्डस्टाइन ने भी सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, दैट वाज डन बाय द विलियम क्रुक्स। उसने भी क्या किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और उसके अंदर उसने गैस को लो प्रेशर के ऊपर फिल करने के बाद उसने उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया था। तो विलियम क्रुक्स ने यह ऑब्जर्व किया था कि शाइनिंग रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड सरफेस, कि शाइनिंग रेज जो है वो कैथोड सरफेस से प्रोड्यूस हो रही थी, और उन रेज को उसने कैथोड रेज का नाम दिया था, और फिर लेटर ऑन उन्हीं रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। अब विलियम क्रुक्स ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसने एक तरह की रेज को आइडेंटिफाई किया था, दैट है जिनको हम शाइनिंग रेज है, जिनको हम कैथोड रेज कहते थे, वो उसने डिस्कवर्ड की थी। फिर लेटर ऑन सेम एक्सपेरिमेंट जो है ना वो गोल्डस्टाइन ने भी किया था, और गोल्डस्टाइन ने ये ऑब्जर्व किया कि इन एडिशन टू दीज कैथोड रेज, बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट उसने भी क्या कहता है कि डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके अंदर से लो प्रेशर में गैस को फिल किया और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड से प्रोवाइड किए। डिफरेंस यहां पे यह था कि उसने जो कैथोड यूज किया दैट इज परफोरेटेड लिया था, यानी इसके अंदर होल्स थे। उसके बाद उसने सेम वे से इस गैस में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि इन एडिशन टू दीज कैथोड रेज देयर आर अनदर रेज आर आल्सो प्रोड्यूस, दीज रेज आर ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। यानी अगर कैथोड रेज एनोड की तरफ मूव कर रही थी तो ये जो रेज थी ये कैथोड की तरफ मूव कर रही थी। तो इसकी डायरेक्शन की वजह से चूंकि ये कैथोड की तरफ मूव कर रही थी, तो इसका मतलब ये था कि दीज रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो इस बेस पे इन रेज को पॉजिटिव रेज का नाम दिया गया था। क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है टू कैथोड, कैथोड पे चूंकि हमने देखा था कि नेगेटिव चार्ज है तो ये ऑपोजिट ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब ये होगा कि इनका जो इन पे जो चार्ज होगा वो इनके ऑपोजिट होगा। ये नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव थी। तो इस परफोरेटेड होल में से इनको रेज को पास करवा के उसने इन रेज को फिर आगे कलेक्ट किया, उसके बाद इन रेज की फिर उसने आगे प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव रेज थी इनको डिस्कवर किया गया। अब हम देखेंगे फिर लेटर ऑन इन्हीं रेज की जब प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया और फिर लेटर ऑन इन्हीं रेज को फिर सिंपली प्रोटॉन्स का नाम भी दिया गया। अब हम देखेंगे इनकी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज पॉजिटिव रेज। जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ हमने कैथोड रेज देखे थे उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, कि ये जो पॉजिटिव रेज थी इनकी क्या प्रॉपर्टीज थी। सबसे पहली बात यह कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब इन पॉजिटिव रेज को मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया गया तो इट वाज ऑब्जर्व दैट कि जैसा कि हमें पता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों, उसमें 2 पोल्स होते हैं। एक पे आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम कैथोड कहते हैं, और दूसरी जो प्लेट्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव पोल कहते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम एनोड कहते हैं। तो जब इन रेज को पास किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में से इन्हीं पॉजिटिव रेज को, चूंकि इन रेज पे पॉजिटिव चार्ज था तो इस वजह से जब इन रेज को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया गया तो इट वाज ऑब्जर्व दैट कि दीज रेज आर बेंड्स टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल्स ऑफ द बैटरी। यानी ये जो रेज थी ये नेगेटिव पोल्स की तरफ बेंड हो रही थी। तो इसका मतलब ये था कि दीज रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये जो रेज थी ये
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनके साथ ये अट्रैक्शन शो कर रहे थे, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो इसका मतलब ये था कि दीज रेज कैरी द नेगेटिव चार्ज। इन रेज पे पॉजिटिव चार्ज था, जिसकी वजह से ये नेगेटिव कैथोड यानी कि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दीज रेज। इट मींस कि पहली प्रॉपर्टी इनकी ये है कि जब इन रेज को आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे तो दीज रेज आर बेंड्स टुवर्ड या अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, which shows that these rays carry negative charge. So this is the first property of these positive rays. इसको हम लिख लेते हैं कि these when these rays pass through electric field, these rays bend towards negative pole or cathode. Towards a negative pole or cathode. तो इसका मतलब यह था कि which shows that these rays carry positive charge. पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो रेस थी ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये जो रेस थी दीज रेस कैरी द पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये कैथोड की तरफ, चूंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसलिए ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव रेस। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कि मैसेज ऑफ दीज रेस। द सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी है mass of positive rays। mass of जो positive rays था, जब इसको स्टडी किया गया तो इट वाज ऑब्जर्व दैट द mass of positive rays is equal to the mass of atom of gas used। यानी कि कोई भी जो पॉजिटिव रेज थी उसका जो मैस था वो उस गैस के एटम के बराबर था जो गैस इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज की गई थी। फॉर एग्जांपल, अगर इस एक्सपेरिमेंट में, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर इस एक्सपेरिमेंट में हमने हाइड्रोजन गैस को यूज किया हुआ है, तो इन दैट केस जो होगा, जो पॉजिटिव रे होगी उसका जो मैस होगा, पॉजिटिव रे का जो मैस होगा, मैस ऑफ पॉजिटिव रे इज इक्वल टू मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी जो भी गैस आप यूज करेंगे उस पॉजिटिव रे का जो मैस होगा वो जो गैस होगी उसके एटम के बराबर होगा। जैसा अभी हाइड्रोजन के एक एटम का जो मैस होता है वो ऑलमोस्ट, अगर हम नॉर्मली यूज करते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है या 1.008 AMU होता है। तो अब जो अगर आप हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे तो वो जो पॉजिटिव रे होगी उसका जो मैस होगा इन दिस केस क्या होगा, 1.08 AMU होगा। इसी तरीके से अगर आप कोई और गैस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं,
या ऑक्सीजन गैस को यूज करते हैं, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा कि अगर हम हीलियम गैस की बात करते हैं, अगर हम हीलियम गैस को यूज कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या होगा, हीलियम गैस अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या होगा, हमारे पास मास ऑफ जो पॉजिटिव रे होगा, पॉजिटिव रे विल बी इक्वल टू mass of helium atom, mass of helium एटम के बराबर होगा। तो जो पॉजिटिव रे जो भी आप इसमें यूज कर रहे हैं, जो भी आप गैस यूज करेंगे, तो हर जो पॉजिटिव रे होगी वो जो उसका मैस होगा वो डिपेंड करेगा मैस ऑफ एटम ऑफ गैस यूज, यानी जो भी आप गैस यूज करेंगे उस पॉजिटिव रे का मैस होगा वो उस गैस के एक एटम के बराबर होगा। जैसा हमने बात की है कि अगर आप हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं तो इन दैट केस जो पॉजिटिव रे होगी उसका जो मैस होगा वो मैस ऑफ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं तो इसमें जो एक हाइड्रोजन एटम के जो मैस होगा उसका जो मैस होगा उसके बराबर होगा इस पॉजिटिव रे का मैस उसके बराबर होगा। इसी तरीके से अगर आप हीलियम गैस यूज कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या होगा, जो मैस ऑफ पॉजिटिव होगा दैट इज इक्वल टू द मैस ऑफ हीलियम एटम, जो एक हीलियम एटम का जो मैस होगा दैट इज द मैस ऑफ दैट पॉजिटिव रे व्हेन वी यूज द हीलियम एज अ गैस। तो कोई भी जो आप गैस यूज करेंगे तो दैट के जो पॉजिटिव रे का जो मैस होगा दैट इज इक्वल टू द मैस ऑफ एटम ऑफ गैस दैट इज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। जो भी आप गैस यूज करेंगे उस पॉजिटिव रे का मैस उस गैस के एटम के बराबर होगा। तीसरी जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है, थर्ड प्रॉपर्टी जो इनकी है वो है जी कि द मिनिमम mass of positive ray, पॉजिटिव रे। अब मिनिमम मैस चूंकि सबसे जो लाइट गैस है हमें पता है वो हाइड्रोजन गैस है बच्चों। हाइड्रोजन जो होती है इसका एटॉमिक नंबर होता है, एक जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन गैस होगी इसका टोटल जो मैस हो जाएगा, यानी इसको हम नॉर्मली 1.008 लिखते हैं, तो ऑलमोस्ट जो हाइड्रोजन गैस होगी उसका जो टोटल जो आपके पास मैस आ जाएगा जिसको हम मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ हाइड्रोजन सो गैस दिस विल बी इक्वल टू 2.016 AMU हो जाएगा। तो ये सबसे लाइटेस्ट गैस है। तो लाइटर होने की वजह से अब इस केस में अगर आप हाइड्रोजन गैस को यूज करेंगे तो जो आपका पॉजिटिव रे का जो मिनिमम मैस होगा दैट इज इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन एटम के एक जब आयन में वो चेंज हो जाएगा तो उसका जो मैस होगा दैट इज इक्वल टू द मैस ऑफ द पॉजिटिव रे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि द मिनिमम मैस which these positive could carry, the minimum mass of these positive rays could carry is the mass of हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जिसको हम H पॉजिटिव के साथ लिखते हैं, H पॉजिटिव, और या इसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं प्रोटॉन, क्योंकि सबसे लाइटर जो एटम होगा वो हाइड्रोजन एटम का होगा। तो अगर आप हाइड्रोजन गैस को यूज करेंगे तो जो पॉजिटिव रेज का जो सबसे मिनिमम मैस होगा जिस पॉजिटिव रे का, वो मैस होगा वो हाइड्रोजन आयन यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके एटम के बराबर होगा, क्योंकि सबसे लाइटेस्ट एटम जो हमारे पास है वो हाइड्रोजन गैस का एटम है। तो इसलिए अगर आप हाइड्रोजन गैस को यूज करेंगे तो इन दैट केस जो आपका मिनिमम जो मैस आपको मिलेगा उस पॉजिटिव रे का दैट इज इक्वल टू द मैस ऑफ इंडिविजुअल एटम ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसको हम प्रोटॉन भी दूसरे वर्ड्स में कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो पॉजिटिव रे का जो मैस है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस यूज। जो भी गैस यूज करेंगे उसी हिसाब से उसका मैस चेंज होगा। जैसा देखें
हाइड्रोजन को यूज किया तो उसका मास होगा वो हाइड्रोजन एटम के बराबर होगा। और इसी तरीके से अगर आप हीलियम गैस को यूज करेंगे तो इन दैट केस जो पॉजिटिव रे होगा उसका मास हीलियम एटम के बराबर होगा। और हीलियम का जो अटॉमिक मास होता है वो 4 होता है, जिसका मतलब क्या होगा कि उसका जो अटॉमिक मास होगा वो ग्रेटर होगा, किससे, उस पॉजिटिव रे का जो मास होगा वो ग्रेटर होगा देन दैट ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन आयन। इसी तरीके से अगर आप नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं तो इन दैट केस आपका जो मास आएगा वो उससे भी पॉजिटिव रे का मास क्या होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। तो मिनिमम जो मास, चूंकि मिनिमम जो अगर हम हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो सबसे लाइट एटम होता है, इसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है। तो उस केस में अगर आप हाइड्रोजन गैस को यूज करेंगे तो सबसे जो पॉजिटिव रेज हमें मिलेगी बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस, तो उसका जो मास होगा वो जितनी भी पॉजिटिव रेज आप प्रोड्यूस करते हैं किसी और गैस को भी यूज करके, तो उनमें से सबसे जो मिनिमम मास जो ऑक्यूपाई करेगी या कैरी करेगी दैट इज द पॉजिटिव रेज, दैट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर आप हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। अब क्वेश्चन ये राइज होता है बच्चों कि हमने देखा था कि जो हमारे पास थी जो कैथोड रेज थी, तो उसमें हमने देखा था कि जो कैथोड रेज थी वो तो कैथोड की सरफेस से प्रोड्यूस हो रही थी, कैथोड की सरफेस से ओरिजिनेट हो रही थी, वहां से निकल रही थी, या दूसरे वर्ड में जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कह रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिजिनेटेड या आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड सरफेस। क्या जो पॉजिटिव रेज है जिनको हम बाद में प्रोटॉन्स कहेंगे, क्या ये रेज भी क्या ये रेज जो है ना वो एनोड से प्रोड्यूस हो रही थी, जैसा कि कैथोड रेज कैथोड की सरफेस से प्रोड्यूस हो रही थी। तो इसका हम आंसर देंगे कि हाउ पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस, हाउ पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस। अब इसका हम आंसर करेंगे कि जिस तरह हमने देखा है कि जो कैथोड रेज थी वो तो कैथोड की सरफेस से प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या जो एनोड है, चूंकि ये ऑपोजिट इनका इफेक्ट है, ऑपोजिट चार्ज है, तो क्या ये जो रेज थी ये एनोड से प्रोड्यूस हो रही थी या कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी, या किस सोर्स से ये प्रोड्यूस हो रही थी या कैसे प्रोड्यूस हो रही थी, ये अब इसका हम आंसर करेंगे। तो हमने देखा है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बच्चों हमने देखा था कि गैस किसी भी गैस को हमने फिल किया था, और हमें पता है जो गैस होती है अगर आप हीलियम को यूज करते हैं या कोई भी गैस यूज करते हैं तो उसके या तो उसके अंदर क्या होते हैं, उसके एटम्स होते हैं। अगर आप हीलियम गैस को अगर फॉर एग्जांपल यूज करते हैं, ये हमने कोई भी गैस यूज कर ली, अगर सपोज दिस इज अ हीलियम गैस, ये मैं डिस्चार्ज ट्यूब का आपको बता रहा हूं। तो अब होगा क्या कि हमने देखा था कि जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में से, ये सपोज हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें हमने दो, उसी तरीके से हमने ये एनोड हमने प्रोवाइड किया था और यहां पे हमने सेम वे से यहां पे हमने ये हमारे पास एनोड था और ये हमारे पास कैथोड था, और उसके बाद फिर हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमने कनेक्ट किया था, और इस गैस को हमने जो हीलियम गैस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल किया था लो प्रेशर के ऊपर। अब बच्चों जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया था तो इट वॉज ऑब्जर्व दैट कि शाइनिंग रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड सरफेस, कि शाइनिंग रेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी फ्रॉम द कैथोड सरफेस, और ये जो रेज थी दीज रेज आर ट्रेवल्स टुवर्ड्स द एनोड, ये एनोड की तरफ मूव कर रही थी। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, हमने बड़ा डिटेल से बात कर ली है। तो ये जो रेज थी ये किस तरफ मूव कर रही थी, दीज रेज आर ट्रेवल टुवर्ड द एनोड, एनोड की तरफ मूव कर रही थी। अब बच्चों इन रेज को हमने नाम दिया, दूसरे वर्ड में इनको हमने कहा था इलेक्ट्रॉन, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे वर्ड में हमने इनको क्या कहा था कि दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो रेज थी जब ये रेज प्रोड्यूस हुई थी तो हमने बाद में बात की थी कि ये जो रेज होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, दीज आर एनर्जेटिक स्पीशीज, आप कह सकते हैं कि दीज आर द एनर्जी पार्टिकल्स, दे हैव द एनर्जी। और ये जो अपनी एनर्जी है ये किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को, हमने देखा था कि जब ये रेज किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जाके कोलाइड कर रही थी तो उस ऑब्जेक्ट का ये टेम्परेचर राइज कर रही थी, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा रही थी। इसका मतलब ये था कि ये जो रेज थी दीज आर द एनर्जी पार्टिकल्स, कि दीज रेज कैरी द एनर्जी एंड दीज रेज कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी टू एनी अदर ऑब्जेक्ट। अब जब ये शाइनिंग रेज प्रोड्यूस हुई, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पास किया डिस्चार्ज ट्यूब में से जिसमें कोई भी गैस फिल्ड थी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हीलियम गैस को फिल किया हुआ है, तो जब ये शाइनिंग रेज प्रोड्यूस हुई
उसके बाद क्या होगा कि ये जो रेस थी, इन रेस ने आगे जाके कोलाइड किया विद द एटम्स ऑफ जो भी गैस थी। अगर फॉर एग्जाम्पल हीलियम गैस है तो ये जो रेस थी ये इन एटम के साथ भी क्या कर रही थी, कोलाइड कर रही थी। कोलाइड मीन तरीके इनके साथ स्ट्राइक कर रही थी, इनके साथ क्या कह सकते हैं आप, हिट कर रही थी इन एटम को। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे कोई भी कैथोड रेस प्रोड्यूस हुई तो वो इस एटम के साथ यूं ऐसे कोलाइड कर रही थी, मींस टकराना। अब बच्चों हमने देखा है कि जब ये रेस किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जाके कोलाइड करती हैं, जाके उसके साथ टकराती हैं, तो ये जो रेज है ये अपनी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर देती हैं। अब बच्चों एक बात आपको पता होनी चाहिए कि याद रखिएगा, जब भी किसी भी एटम को आप एनर्जी देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप हीलियम की यहां बात कर रहे हैं तो अगर आप हीलियम के एटम को आप एनर्जी देंगे तो एनर्जी देने से ये होता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट कर जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं। ये अभी हम आगे बोर्स के एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे कि जब भी आप किसी भी एटम को अगर आप एनर्जी देंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स पे क्या इफेक्ट होता है। तो नॉर्मली ये होता है कि मैं आपको वैसे आपको नॉर्मली बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एटम, ये इसका न्यूक्लियस है और यहां पे ये इसका पहला ऑर्बिट है और इसके अंदर मैं सपोज करता हूं ये एक इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद ये इसका दूसरा ऑर्बिट है। अब जब आप इस ऑर्बिट को, इस इलेक्ट्रॉन को जब आप एनर्जी देंगे, यानी आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, जब इस इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इस लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के अंदर जंप कर जाता है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब होता है उसकी एनर्जी कम होती है और जो न्यूक्लियस से जितना आगे हो जाता है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती जाती है। तो चूंकि इसको जब एनर्जी मिलेगी तो ये अब इसकी एनर्जी इस ऑर्बिट के मुकाबले में इसकी बढ़ गई है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इस ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के अंदर जंप कर जाएगा, या दूसरे सेंस में आप ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इस एटम में से रिमूव हो जाएगा। अब याद रखिएगा, जब भी किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है बच्चों, तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में से निकलेगा तो इस हीलियम के एटम में के पे क्या इफेक्ट आएगा, ये जो हीलियम का एटम है अब इसमें से चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसको हम यू साथ लिखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां से हमें ये नजर आ रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कैथोड रेज कह रहे हैं, ये जब इस हीलियम के एटम के साथ कोलाइड करेगा तो ये अपनी एनर्जी इस हीलियम के एटम को ट्रांसफर करेगा। तो जब ये अपनी एनर्जी इस एटम को ट्रांसफर करेगा, हीलियम के एटम को, या कोई भी गैस अगर आप यूज करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, जब इस एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें से रिमूव हो जाएंगे। तो जब इसमें से आउटर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बच्चों, जैसा मैंने यहां पे बताया था कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाता है। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर +1 चार्ज रहेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर +2 चार्ज रहेगा। तो यहां पे चूंकि हीलियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इन दैट केस क्या आएगा, जो हीलियम के एटम्स हैं उनके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और इन्हीं पॉजिटिव चार्ज को हम लेटर हमने क्या कहा, इनको दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव रेज, इनको हमने पॉजिटिव रेज का नाम दिया था। यानी कि जो पॉजिटिव रेज है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही थी कि जब शाइनिंग रेज प्रोड्यूस हुई, जिनको हमने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया, ये इलेक्ट्रॉन जब जो भी गैस हमने इसके अंदर फिल की थी उस गैस के एटम के साथ जब इन इलेक्ट्रॉन्स ने जाके कोलाइड किया तो इन इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी उन एटम्स को ट्रांसफर की और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस उन एटम में से भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इजेक्ट हुए। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट का मतलब क्या हुआ कि उन एटम में से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हुए तो उन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और उन पॉजिटिव चार्ज को फिर हमने लेटर ऑन पॉजिटिव रेज का नाम दिया। तो इस तरीके से बच्चों हमने देख लिया कि हाउ कि पॉजिटिव रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। हमने देखा था शुरू में कि जो कैथोड रेज हैं, दीज रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड सरफेस, और जो पॉजिटिव रेज हैं जब ये कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी तो ये जाके आगे एटम के साथ, जो गैस के एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ जाके कोलाइड करेंगे और उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा कि उन एटम में से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, जिसकी वजह से वो एटम जो होंगे वो पॉजिटिव रेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाउ पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस। तो अब इसको हम लिख भी लेते हैं कि हाउ पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस।
तो इसका आंसर हम बच्चों ये देंगे, when we pass electric current from a gas in a discharge tube, cathode rays जिनको हमने दूसरे वर्ड में बच्चों कहा था इलेक्ट्रॉन्स are produced and these electrons collide with the molecules of gases and eject electrons, and eject means remove इलेक्ट्रॉन। जब उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि उन पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा, जिनको हम क्या कह रहे थे, पॉजिटिव रेज कहते थे। इजेक्ट इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस। तो बच्चों मैंने जो आपको समझाया था पूरा, आपको डिस्क्राइब किया था अभी डिस्चार्ज ट्यूब को, कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके साथ कोलाइड करते हैं और कैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और कैसे पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी होती है। तो उसमें मैंने आपको सारा बता दिया है, ये मैंने लिखवा भी दिया है कि जब ये किसी भी आप डिस्चार्ज ट्यूब में जब गैस को फिल करेंगे, उसके बाद जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी, जिनको हम शाइनिंग रेज कहते हैं, या दूसरे वर्ड्स में उनको हम इलेक्ट्रॉन्स कह रहे थे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जाके कोलाइड करेंगे आगे गैस के मॉलिक्यूल के साथ, तो उनमें से ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन में चेंज होंगे, जिनको हमने पॉजिटिव रेज का नाम दिया था। तो इस तरीके से हमने बच्चों देख लिया कि हाउ पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, और इन्हीं रेज को लेटर ऑन फिर बच्चों कहते हैं दीज आर कॉल्ड, इनको हम प्रोटॉन्स का नाम भी देते हैं। तो दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि द मास ऑफ द पॉजिटिव रेज आर, जैसा हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन, जैसा हर एटम का जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स आता पार्टिकल ऑफ एवरी एटम, या कोई भी आप गैस यूज करें उसका फंडामेंटल पार्टिकल होता है, ऐसे ही जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज आल्सो द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी एटम ऑफ गैस। कोई भी अगर आप गैस यूज करते हैं तो उसका वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है। अब जो यहां से इस रिजल्ट से हमें यह पता लगा कि लाइक इलेक्ट्रॉन proton is also particle of an atom। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हर एटम का पार्टिकल होता है, इसी तरीके से जो आपके पास प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इज आल्सो पार्टिकल ऑफ एन एटम, ये भी एटम का पार्टिकल होता है। अब उसका जो मैस होता है वो क्या होता है, या तो सिंपल वन होता है किसी भी प्रोटॉन का मैस, या फिर सिंपल मल्टीपल ऑफ होता है इसका प्रोटॉन का। सिंपल मल्टीपल से मुराद ये कि अगर आपके पास हाइड्रोजन का उसका जो प्रोटॉन का मैस होगा वो 1 होगा, अगर हीलियम है तो उसके मैस का जो प्रोटॉन का जो मैस है वो 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम आगे देखते जाते हैं। तो ये था हमारे पास, हमने इस तरीके से स्टडी कर ले कि 2 पार्टिकल अभी हमने डिस्कवर कर लिए हैं कि एटम्स के अंदर 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हमारे पास प्रोटॉन है। तो अब हमने ये भी देख लिया है कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर डिस्कवर्ड। अब बच्चों जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं वो है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसका जो फेनोमेना था, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम वाज हेनरी बेकरेल इन 1896। द phenomenon of radioactivity was discovered by the scientist's name was Henry Becquerel in 1896 के अंदर ये फेनोमेना डिस्कवर्ड हुआ था रेडियो एक्टिविटी का। अब हम देखेंगे कि लेटर ऑन साहब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, और फिर हम आगे डिफाइन करेंगे व्हाट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो फेनोमेना था, बेसिकली ये बता रही कि ये जो फेनोमेना था रेडियो एक्टिविटी का, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम वाज हेनरी बेकरेल इन 1896 के अंदर ये उसने फेनोमेना डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी का। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। अच्छा बच्चों, जैसा हमें पता है कि जो सन है, हमने ये कॉमन ऑब्जर्वेशन में भी सुना हुआ है कि जो सन है वो उसकी जो रोशनी है हमारे तक पहुंचती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेज पहुंचती है, या दूसरी फॉर्म में हम उनको कहते हैं रेडिएशंस कहते हैं। जिससा हमने सुना हुआ है कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, आपने ये भी सुना होगा कि जो ओजोन की जो लेयर है वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारी जो एनवायरमेंटल गैसेज वगैरह हैं वो जो है ना, या जो हार्मफुल जो पोल्यूटेंट्स हैं वो उसकी जो लेयर है उसको डैमेज कर रहे हैं। अब एक्चुअली ओजोन लेयर का पर्पस क्या होता है कि जो सन से जो रेडिएशन इमिट हो रही है, जो रेज इमिट हो रही है, जो हमारे पास लाइट की फॉर्म में पहुंच रही है, तो जब ओजोन की लेयर डिप्लीट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, तो उसमें जो बड़ी डेंजरस किस्म की जो रेज जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, वो रेज जो है ना वो क्योंकि अगर ओजोन होगा तो वो उन रेज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। जब ओजोन की लेयर डिप्लीट हो जाती है तो अब क्या होगा, वो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है वो डायरेक्टली हमारी अर्थ के ऊपर रीच कर रही होती है। अब वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो दीज आर वेरी हार्मफुल। नॉर्मली जो है ना वो एक तो स्किन कैंसर कॉज करती है, जब आपकी स्किन के ऊपर फॉल करती है तो वो बॉडी के ऊपर कैंसर कॉजिंग है, कैंसर कॉज करते हैं। इसी के उसके और भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट है। तो मैं बात कर रहा था बेसिकली कि जो हमारे पास जो लाइट है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूब लाइट है, जो भी लाइट है, तो बेसिकली ये जो लाइट होती है ये रेडिएशंस होती है, या जिनको आप दूसरे वर्ड्स में रेज कह सकते हैं। तो अब यहां पे जो हम बात करेंगे कि सबसे पहली बात है कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे सन है आपका, सन से जो लाइट इमिट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होती है, या क्या कहते हैं रेज की फॉर्म के अंदर होती है। तो ऐसे ही अब रेडियो एक्टिविटी को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इमिटिंग, द प्रोसेस ऑफ इमिटिंग रेडिएशंस आर, जिनको हम दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं, रेज कहते हैं, इज कॉल्ड रेडिएशंस आर रेज बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, उसको हम बच्चों कहते हैं रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट अगर रेडिएशंस को इमिट करेगा तो उस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रेडियो एक्टिविटी। यानी किसी भी सोर्स में से जब रेडिएशन इमिट्स होंगी तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव
रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जैसा हमने देखा होगा, आपने बच्चों कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो नॉर्मली एक्सरेज किया जाता है, तो वो एक्सरेज क्या होता है कि वो एक ऐसा सब्सटेंस यूज किया जाता है कि जिसमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं, और वो जो रेडिएशंस होती हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर फॉल करती हैं, और जब हमारी बॉडी के ऊपर फॉल करते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारी बॉडी का फिर आगे उसका इमेज आगे डेवलप करती है, या जैसा हम उसको शैडो कहते हैं, तो आगे उसका आगे एक इमेज देती है। तो बेसिकली वो जो एक्सरे है बेसिकली वो भी एक रेडिएशन का सोर्स होता है जो आपकी बॉडी के ऊपर फॉल किया जाता है। तो वो जो सब्सटेंस है, वो जो ऑब्जेक्ट रेडिएशन को इमिट करता है, इस फेनोमेना को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट रेडिएशन को इमिट करेगा, इस ओवरऑल प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब यहां पे ये तो हमने जनरल डिफाइन कर लिया कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, कि रेडियो एक्टिविटी वो प्रोसेस है कि जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो रेडिएशन को या रेज को इमिट करता है। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब हम देखेंगे आगे कि व्हाट इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, क्या होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन को इमिट करता है, ओवरऑल उस फेनोमेना को तो हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन वो जो सब्सटेंस या वो जो ऑब्जेक्ट रेडिएशन को इमिट करेगा, उस ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। तो इसको हम यूं लिखेंगे कि द ऑब्जेक्ट, द substance which emit का मतलब बचा था बच्चों इखराज करना है, emits radiations or rays is called radioactivity, radioactive सब्सटेंस। यानी वो सब्सटेंस जो रेडिएशंस को इमिट करता है, उस सब्सटेंस को हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। तो हेनरी बेकरेल ने सबसे पहले जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्कवर किया, दैट वाज कॉल्ड यूरेनियम। यूरेनियम का ये दिस इज एन एलिमेंट, यूरेनियम। ये हेनरी बेकरेल ने डिस्कवर किया था कि ये जो एलिमेंट है यूरेनियम है, दिस इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मीन क्या है कि ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये जो एलिमेंट है यूरेनियम, इसको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो यूरेनियम का एलिमेंट है, ये रेडिएशंस को इमिट करता है। क्योंकि ये रेडिएशंस को इमिट करता है, इसी बेस पे जो यूरेनियम का जो एलिमेंट है इमिट रेडिएशंस, यानी इसमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं, खुद बहुत रेज निकलती हैं, और इसी बेस पे इस यूरेनियम के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कह सकते हैं आप इसको, या एलिमेंट ठीक है। इसी के से फिर अनदर साइंटिस्ट जिसका नाम था मैरी क्यूरी इन 1898 के अंदर, another scientist name was Marie Curie in 18 Marie Curie was another scientist who discovered another radioactive element that is called as discovered another radioactive element called रेडियम। उसने अनदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किया था जिसका नाम है रेडियम, एंड दिस रेडियम एलिमेंट इज मोर रेडियो एक्टिव इन नेचर देन दैट ऑफ द यूरेनियम। यानी यूरेनियम के मुकाबले में इसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो क्या होती है, वो ग्रेटर होती है। ये जो रेडियम का जो एलिमेंट है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे इसको, बिकॉज दिस सब्सटेंस आल्सो इमिट
रेडिएशन, ये जो रेडियम का एलिमेंट है ये भी रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है। तो इस वजह से हम इस रेडियम को भी क्या कहेंगे, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। अब इसकी जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडिएशन को इमिट करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज मोर देन दैट ऑफ द यूरेनियम। इसका मतलब क्या होगा कि रेडियम इज मोर रेडियो एक्टिव इन नेचर देन दैट ऑफ द यूरेनियम, बिकॉज इसमें से यूरेनियम के मुकाबले में ज्यादा रेडिएशन इमिट होती है। इस बेस पे हम क्या कहते हैं कि रेडियम इज मोर रेडियो एक्टिव देन दैट ऑफ द यूरेनियम के मुकाबले में इसकी रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इट मींस हम यहां से देख सकते हैं कि रेडियम मोर, रेडियम इज मोर रेडियो एक्टिव देन यूरेनियम, यानी यूरेनियम के मुकाबले में इसकी जो रेडियो एक्टिविटी वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज मोर रेडियो एक्टिव इन नेचर देन दैट ऑफ द यूरेनियम। ऑलमोस्ट बच्चों अभी तक 40 ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं या ऐसे सब्सटेंस डिस्कवर्ड हो चुके हैं कि जो रेडिएशन को इमिट करते हैं। तो 40 एलिमेंट्स ऑलमोस्ट डिस्कवर्ड नाउ, ऑलमोस्ट 40 elements have been discovered which emits radiation, जो रेडिएशन को क्या करते हैं, इमिट्स करते हैं। उसमें मैंने आपको बता दिया कि जैसा यूरेनियम भी है इसी तरीके से इमिट्स रेडिएशंस। इसको बच्चों ऊपर लिख रहा हूं, दीज रेडिएशंस। तो इन सबको हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। जैसा लाइक मैंने आपको बता दी थी, अभी एग्जांपल दी है कि जो यूरेनियम का एलिमेंट है आपका यूरेनियम है, जैसे इसी तरीके से आपका जो हमने एग्जांपल पढ़ी है रेडियम की है, रेडियम है। इसी तरीके से हमारे पास एग्जांपल है प्रोटेक्टेनियम की, प्रोटेक्टेनियम है। इसी तरीके से पोलेनियम है। सो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आपको बताया कि ऑलमोस्ट 40 एलिमेंट्स हैं ऐसे कि जो रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिव है, मतलब रेडिएशन को इमिट करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने बात कर ली कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी बच्चों मैंने आपको बता दिया कि ये वो प्रोसेस है कि जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट जो है ना वो रेडिएशन को इमिट करता है। इस फेनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब उसके बाद फिर मैंने आपको डिफाइन करवाया कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम किसको कहते हैं, तो ये वो ऑब्जेक्ट या वो एलिमेंट या वो सब्सटेंस होता है कि जो रेडिएशन को इमिट करता है। जो रेडिएशन को इमिट करता है उस सब्सटेंस को हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अब उसके बाद आगे आती है बात रेडिएशन की, या रेडिएशन क्या होगा, रेडिएशन हो या रेज क्या होगी, यानी कि वो कोई भी जो रेज इमिट करती है या कोई भी जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसको नॉर्मली रेडिएशन ही कहते हैं या रेज कहते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। फिर हमने देखा कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं और रेडियो एक्टिविटी का जो फेनोमेना है ये किसने डिस्कवर्ड किया है और कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अप टिल नाउ डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अब बच्चों हम नेक्स्ट जो हम जाएंगे वो है जी क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज।